स्टूडेंट सेल बायोलॉजी सीरीज के लेक्चर का आज हम ये लास्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे और वो है न्यूक्लियस। देखें, सेल के पार्ट मैंने आपको इस तरतीब से सेल के पार्ट बताए थे। फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था कि सेल अगर प्लांट का सेल है या फंगस का सेल है तो या एल्गी का सेल है तो उसके बाहर क्या होती है, सेल वॉल होती है। तो सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ लिया था, इस सेल वॉल के बारे में पढ़ लिया था। फिर सेल वॉल के नीचे जो है यहाँ एक सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जिसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के हवाले से भी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन के नीचे ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं जिसमें हम माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस कर चुके हैं, हम क्लोरोप्लास्ट को डिस्कस कर चुके हैं, हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जितने भी मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर को हमने सेल ऑर्गेनेलीज को डिस्कस कर लिया था। अब लास्ट जो हमारे पास आज टॉपिक है वो है न्यूक्लियस। आज हमने किसको डिस्कस करना है? आज हमने सेल के इस लास्ट पार्ट न्यूक्लियस को डिस्कस करना है। टाइम को सर्व करने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर पहले से जो है वो लिख दिए हैं। तो न्यूक्लियस के बारे में कहा जा रहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट प्रोमिनेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल। तो सेल के अंदर अगर हम देखें तो सेल का सबसे प्रोमिनेंट यानी प्रोमिनेंट जो हमें स्ट्रक्चर सेल में नजर आएगी या यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है? वो है न्यूक्लियस। क्योंकि सेल की जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज होती हैं उसको कौन कंट्रोल करता है? उसको न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। तो हमें वाज़ा तौर पर ये सेल यूकैरियोटिक सेल में नजर आता है तो हम इसको प्रोमिनेंट पार्ट कह रहे हैं। और ये सेल की ऑल वाइटल एक्टिविटी, जो भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होती हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन, उनको एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है तो हम इसको इंपॉर्टेंट पार्ट भी कह रहे हैं। हम न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं, ब्रेन ऑफ सेल। चलें सबसे पहले लोकेशन देख लेते हैं कि ये कहाँ पर लोकेटेड होता है। अगर एनिमल सेल की आप बात करें तो एनिमल से इट इज फाउंड इन द सेंटर। एनिमल सेल में ये कहाँ मौजूद होता है? ये सेंटर में। विद एक्सेप्शन टू मसल सेल, मतलब ये जो मसल सेल्स होते हैं हमारे, मसल सेल में जो न्यूक्लियस होते हैं या न्यूक्लियाई जो हैं वो पेरिफेरल रीजन, किनारों की तरफ होते हैं न्यूक्लियस। जबकि नॉर्मली जो दूसरे सेल होते हैं उनमें न्यूक्लियस कहाँ होता है? उनमें न्यूक्लियस सेंटर के अंदर मौजूद होता है। तो एनिमल सेल में न्यूक्लियस कहाँ पर होता है? सेंटर में। सिर्फ किसको छोड़कर? मसल सेल को छोड़कर, क्योंकि मसल सेल में न्यूक्लियस किनारों पर होते हैं, पेरीफेरी की तरफ। इसके अलावा अगर प्लांट सेल की बात करें, एडल्ट प्लांट जो होता है, मेच्योर प्लांट सेल की अगर हम बात करें, एडल्ट प्लांट सेल मतलब मेच्योर प्लांट जो प्लांट्स होते हैं, जो मेच्योर प्लांट सेल होता है, उसमें अगर हम देखेंगे तो उसमें न्यूक्लियस जो होता है वो कहाँ पर होता है? वो न्यूक्लियस जो है वो साइड में होता है, इधर ऐसे। प्लांट इट इज स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर। देखें ये सेंटर से अवे है। क्यों ये सेंटर से अवे होता है? क्योंकि हमें पता है कि जो मेच्योर प्लांट सेल होता है उसमें एक लार्ज वैक्यूल होता है। उसमें क्या होता है? ये लार्ज वैक्यूल होता है। और ये वैक्यूल क्या करता है? ये जो येलो कलर का मैं शो कर रहा हूँ वैक्यूल, ये न्यूक्लियस को एक तरफ फेंक देता है। तो आप देख लें कि ये एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस जो है वो कहाँ पर मौजूद है? एनिमल सेल में न्यूक्लियस आपको जो है वो सेंटर में नजर आ रहा है। और प्लांट सेल में कहाँ नजर आता है? अगर मैच्योर प्लांट है तो उसमें साइड में नजर आता है। हमें पता है कि वाज़ा तौर पे एक जो प्रॉपर न्यूक्लियस होता है वो हमें कौन से सेल में मिलता है? एक प्रॉपर न्यूक्लियस हमें मिलता है यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल में प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन हैं। कुछ यूकैरियोटिक सेल ऐसे हैं जिनमें न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है। तो वो कौन से यूकैरियोटिक सेल हैं जिनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है? तो मैमेलियन आरबीसीज, मैमल्स के जो आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स होते हैं, उनमें न्यूक्लियस नहीं होता। इसके अलावा जो सीव ट्यूब्स होते हैं फ्लोएम के, सीव ट्यूब सेल्स जो होते हैं उनमें भी न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। ये हैं यूकैरियोटिक सेल लेकिन इनमें न्यूक्लियस नहीं है। चले आगे चलते हैं। अब न्यूक्लियस की अगर हम शेप की बात करें कि न्यूक्लियस की जो है वो शेप कैसी होती है, किस किस शेप में पाया जाता है, तो ज्यादातर न्यूक्लियस आपको स्फेरिकल मिलते हैं, ओवल शेप के भी मिलते हैं, लोब भी मिलते हैं, यानी इसमें से इस तरह से क्या निकली हुई होंगी? लोब निकली हो। तो इन तमाम शेप्स में आपको न्यूक्लियस मिलेगा। अगर हम न्यूक्लियस के नंबर की बात करें तो न्यूक्लियस जो है वो कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनमें डिफरेंट सेल्स के अंदर न्यूक्लियस के नंबर डिफरेंट हो सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे कुछ सेल ऐसे होते हैं विच हैव ओनली वन न्यूक्लियस,
जैसे इसमें एक न्यूक्लियस है। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें 2 न्यूक्लियस भी होते हैं और कुछ ऐसे सेल भी होते हैं जिनमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। तो ऐसे सेल जिनमें सिर्फ एक सिंगल न्यूक्लियस होता है उसको हम मोनोकैरियोटिक सेल कह देते हैं। जिसमें 2 होते हैं उसको हम डाइकैरियोटिक सेल कह देते हैं। जहाँ कैरियन का लफ्ज़ आ जाए तो समझ लें इसका ताल्लुक न्यूक्लियस से है। और जिसमें बहुत सारे होते हैं उसको हम मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल कह देते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं, वैसे तो आपकी फेडरल बोर्ड की जो बुक है उसमें शेप और नंबर को डिस्कस नहीं किया है। मैंने जनरली यहाँ से थोड़ा उसको डिस्कस कर लिया है। फेडरल बोर्ड की जो बुक है उसमें जो डिटेल में डिस्कस किया गया है वो स्ट्रक्चर को डिस्कस किया गया है। तो अ टिपिकल यूकैरियोटिक न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ, जो कि एक काम अगर आप देखें जो यूकैरियोटिक सेल है उसका न्यूक्लियस जो है वो कितने पार्ट पर कंसिस्ट होता है। तो देखें अगर हम एक यूकैरियोटिक सेल देखें तो उसका जो न्यूक्लियस होता है तो उसमें सबसे पहले तो जो है ये मैं रेड कलर से जो शो कर रहा हूँ, सबसे बाहर उसकी जो कवरिंग होती है, ये जो मैं कवरिंग शो कर रहा हूँ, इस कवरिंग को क्या कहते हैं? इस कवरिंग को हम कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह लो या कह लो न्यूक्लियर एनवेलप। ये क्या हो गया? ये हो गया न्यूक्लियर एनवेलप। और जो न्यूक्लियस के अंदर ग्राउंड सब्सटेंस होता है, न्यूक्लियस का जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है, ये वैसे तो ये ट्रांसपेरेंट होता है लेकिन मैं इसको कलर दे रहा हूँ। ये येलो कलर का जो ग्राउंड सब्सटेंस है, प्रोटीन रिच सब्सटेंस जो न्यूक्लियस के अंदर भरा हुआ है, इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम कह रहे हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसी तरीके से न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस स्ट्रक्चर मौजूद होती है, इसको क्या कह दें? इसको न्यूक्लियस कह दें। अगर प्लूरल होगी तो न्यूक्लियोला है। इसी तरीके से इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर बारीक धागों का जाल होता है, ऐसे फाइन स्ट्रैंड, नेटवर्क ऑफ फाइन स्ट्रैंड। इनको आप क्रोमेटिन कह दो या आप इनको कह दो क्रोमेटिन नेटवर्क। तो अब हम जो है वो इसके एक एक पार्ट को वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किससे? न्यूक्लियर एनवेलप से। और न्यूक्लियर वी कैन आल्सो कॉल्ड इट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर एनवेलप को हम क्या कह सकते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। चलिए मैं यहाँ फिर एक दफ़ा ड्रा कर देता हूँ ये न्यूक्लियर एनवेलप। ये न्यूक्लियर एनवेलप। तो सबसे पहले कह रहा है इट इज डबल मेम्ब्रेन कवरिंग दैट मेक द बाउंड्री ऑफ न्यूक्लियस। देखें ये डबल मेम्ब्रेन कवरिंग है ना, जो रेड, ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो क्या है? डबल मेम्ब्रेन कवरिंग है डेट मेक द बाउंड्री ऑफ न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस की क्या बना रही है? जो न्यूक्लियस की एक बाउंड्री बना रही है। आप देखें न्यूक्लियस की चारों तरफ से बाउंड्री बना रही है। तो ये डबल मेम्ब्रेन हो गई, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होगी, एक मेम्ब्रेन वो है जो साइटोप्लाज्म की तरफ है। ये येलो कलर का जो मटेरियल शो कर रहा हूँ सब से, फॉर एग्जांपल ये साइटोप्लाज्म है। और ये जो अंदर वाला जो मटेरियल है जिसको मैं थोड़ा सा व्हाइट से शो कर रहा हूँ, ये क्या? न्यूक्लियोप्लाज्म है। तो आप देखें न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को जो सेपरेट किया हुआ है वो किसने किया हुआ है? वो किया हुआ है इस न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने। बोथ मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप बाया, इसके बीच में एक स्पेस होता है। Nuclear membrane envelope have filled by a fluid filled पेरीन्यूक्लियर स्पेस। अगर आप देखें इसके बीच में दो मेम्ब्रेन है ना, एक मेम्ब्रेन ये आउटर और एक इनर मेम्ब्रेन। एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक कौन सी वाली मेम्ब्रेन है? एक इनर मेम्ब्रेन है। अगर आउटर और इनर मेम्ब्रेन की हम बात करें तो इन आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान में तो कहा जाता है, क्या आपकी जो बुक है वो कहती है बोथ मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप आर सेपरेटेड बाय बोथ मेम्ब्रेन आर न्यूक्लियर एनवेलप आर सेपरेटेड बाय फ्लूइड फिल्ड पेरीन्यूक्लियर स्पेस। देखो ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है। इसके बीच में स्पेस जो होता है जिसको मैं ब्लू कलर से शो कर रहा हूँ, ये देखें आउटर और इनर मेम्ब्रेन एक दूसरे से जो सेपरेट हैं, इनके बीच में एक फ्लूइड से भरा हुआ स्पेस है, ये दरमियान वाला।
ब्लू कलर से जिसको मैं शो कर रहा हूँ, ये देखिए। तो ये जो बीच वाला आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान में ये जो स्पेस है जो फ्लूइड से भरा हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, दिस वन। इसको हम क्या कह रहे हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। तो ये बात का क्लियर हो गई कि सबसे पहले हमने न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के हवाले से क्या याद रखना है कि ये डबल मेम्ब्रेन कवरिंग होती है। सही है, डबल मेम्ब्रेनस कवरिंग। इसका मतलब न्यूक्लियस जो है वो भी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है और ये क्या बनाती है? ये न्यूक्लियस की बाउंड्री बनाती है। फिर हमने याद रखना है कि बोथ मेम्ब्रेन जो है वो एक दूसरे से मिली हुई नहीं होती हैं। दोनों आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक दूसरे से जो सेपरेट होती हैं, इनके बीच में एक फ्लूइड फिल्ड जो है वो स्पेस होता है और उसको हम कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। फिर कहता है कि द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कंपोज्ड ऑफ लिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन। जिस तरह दूसरी मेम्ब्रेन होती हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसी तरीके मेम्ब्रेन जो दूसरी मेम्ब्रेन है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, उसी तरीके से अगर हम इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की केमिकल कंपोजिशन देखें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी लिपिड की बाइलेयर यानी फॉस्फोलिपिड की दो लेयर और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर किस तरह की होती है, आप ये मेरा जो है वो सेल मेम्ब्रेन वाला लेक्चर देखिएगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, कहता है द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप इज कवर्ड विद राइबोसोम। ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ना न्यूक्लियर एनवेलप की है, ये किससे कवर्ड होती है? ये कवर्ड होती है राइबोसोम से। इसके ऊपर क्या लगे होते हैं? इसके ऊपर राइबोसोम लगे होते हैं। यहाँ हम राइबोसोम लगा देते हैं इसके ऊपर। ये देखें आउटर मेम्ब्रेन पर क्या लगे हुए हैं? ये राइबोसोम्स लगे हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा राइबोसोम के साथ साथ आउटर मेम्ब्रेन जो होती है, इस आउटर मेम्ब्रेन पे इट इज आल्सो कनेक्टेड विद मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के साथ भी अटैच होती हैं। जो व्हाइट कलर का मैं शो कर रहा हूँ, ये क्या है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब आप देख लें, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है इसके साथ राइबोसोम भी लगे हुए हैं और साथ में ये किसके साथ कनेक्टेड है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी कनेक्टेड है। अब अगर हम एक और बात करें, देयर आर numerous pores in nuclear envelope called there are numerous pores in nuclear envelope, these pores are called nuclear pores। अब आप देखें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये कंप्लीट बैरियर नहीं होती, कंटिन्यूअस नहीं होती, मतलब ये मुकम्मल तौर पे बंद नहीं होती है। इसके कहीं कहीं पर पोर्स होते हैं। देखो, एक ये पोर है, दूसरा ये पोर है, तीसरा ये पोर हो गया और ये चौथा ये पोर हो गया। तो इसका मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होते हैं? ये पोर्स होते हैं और इन पोर्स को हम क्या कहते हैं? इन पोर्स को हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। इन पोर्स के लिए हम टर्म क्या यूज करेंगे? इनको हम कहते हैं, दे आर कॉल्ड न्यूक्लियर पोर्स। इनको हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। अच्छा, अब ये न्यूक्लियर पोर किस चीज के बने हुए होते हैं? दे आर कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कॉल्ड न्यूक्लियोप्रोटीन। यानी ये जो न्यूक्लियर पोर होते हैं, यहाँ मैं एक बना देता हूँ, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये दूसरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में ये जो पोर है ये न्यूक्लियर पोर कहला रहा है और इस न्यूक्लियर पोर के अंदर स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होते हैं यहाँ पर और इन प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं न्यूक्लियोपोरीन। ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं, चीजों को साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। अच्छा, एट द पॉइंट ऑफ न्यूक्लियर पोर बोथ मेम्ब्रेन आर इंटरकनेक्टेड। आप इधर देखो, जहां पर न्यूक्लियर पोर है, ये देखो जिस जगह पर न्यूक्लियर पोर है, ये जगह जहां पर न्यूक्लियर पोर है, वहां पर दो मेम्ब्रेन आपस में, ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन क्या हो गई? इंटरकनेक्टेड हो गई, मिल गई आपस में। ये देखो यहाँ पर, यहाँ सेपरेट तो एक दूसरे से नहीं है ना, ये दोनों इस किसी भी जगह पर भी ये देखो दोनों आपस में मिल नहीं रही हैं। ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन यहाँ किसी जगह नहीं मिल रही है। किस जगह पर मिल रही है? ये इस जगह पर मिल रही है जहाँ पर न्यूक्लियर पोर बन रहा है। ये देखें, इधर इधर इधर, जहाँ पर न्यूक्लियर पोर बन रहा है वहां पर आउटर और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो आपस में फ्यूज हो रही है। इसके बाद कहता है कि न्यूक्लियर पोर का काम क्या है? These pore regulate the nucleocytoplasmic exchange of material। यानी साइटोप्लाज्म से किसी मटेरियल ने अगर कहाँ पर आना है, साइटोप्लाज्म से किसी मटेरियल ने अगर न्यूक्लियस में आना है, तो वो किसके जरिए होता हुआ आएगा? वो आएगा न्यूक्लियर पोर के जरिए करेगा। गेट एक तरीके से डोर्स हैं ये किसके? न्यूक्लियस के। इन्हीं के जरिए कोई चीज साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में आएगी और न्यूक्लियस से जो है वो कहाँ जाएगी? साइटोप्लाज्म में। चलो हम देख लेते हैं कि वो कौन सी चीजें होती हैं
जो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में आती हैं। तो साइटोप्लाज्म से जो ये जो न्यूक्लियस से पहले ये देख लेते हैं वो कौन सी चीज है जो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाती हैं। आपको पता है जो राइबोसोम्स बनते हैं वो कहाँ बनते हैं? न्यूक्लियस में बनते हैं। फिर ये राइबोसोम न्यूक्लियस में बनते हैं तो ये न्यूक्लियर पोर के जरिए किसमें चले जाते हैं? न्यूक्लियर पोर के जरिए ये जाते हैं साइटोप्लाज्म में। इसी तरीके से जो आरएनए बनते हैं, स्पेशली जितने भी आरएनए हैं, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ये सब बनते किसमें? न्यूक्लियस में। और बनने के बाद ये जो बाहर जाते हैं न्यूक्लियस से, वो किसके जरिए जाते हैं? वो जाते हैं न्यूक्लियर पोर्स के जरिए। तो न्यूक्लियस से जो चीज साइटोप्लाज्म की तरफ जा रही है वो कौन कौन सी चीजें जा रही हैं? तो एक तो आरएनए और दूसरे राइबोसोमल प्रोटीन। जो राइबोसोम बनाने वाले प्रोटीन है वो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की तरफ जा रहे हैं। इस तरह ये मूवमेंट हो रही है फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म से भी तो कोई चीजें न्यूक्लियस के अंदर आ रही होती है ना। तो साइटोप्लाज्म से जो न्यूक्लियस के अंदर चीजें आ रही होती हैं तो उसमें कुछ प्रोटीन है, जैसे पॉलीमरेज एंजाइम है जो डीएनए और आरएनए बनाने में काम आता है। सिंथेसिस में डीएनए पॉलीमरेज डीएनए की सिंथेसिस में काम आता है और आरएनए पॉलीमरेज आरएनए की सिंथेसिस में काम आता है। तो ये पॉलीमरेज जो एंजाइम बनते हैं ये बनते तो राइबोसोम के जरिए हैं और फिर ये कहाँ ट्रांसफर कर दिए जाते हैं? ये ट्रांसफर कर दिए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर। इसी तरीके से कुछ कार्बोहाइड्रेट हैं, एनर्जी की जरूरत है या कार्बोहाइड्रेट जो है ये भी इसी के जरिए जाएंगे। कुछ लिपिड्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म में बनते हैं तो वो भी किसके जरिए? वो भी जो है वो इस न्यूक्लियर पोर के जरिए साइटोप्लाज्म से जो है वो किसमें चले जाते हैं? साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में जाते हैं। तो इट वाज ऑल अबाउट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म and from cytoplasm to nucleus. What move from nucleus to cytoplasm? RNA and ribosome. Basically, these RNAs and ribosome move from nucleus to cytoplasm through nuclear pore. And from cytoplasm to nucleus? So protein, just like polymerase enzyme, carbohydrate, and lipids, they move from cytoplasm to nucleus. After that, स्मॉल मॉलिक्यूल सिंपली डिफ्यूज थ्रू द पोर्स। जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम, तो ये कुछ तो मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो फ्रीली डिफ्यूज होते हैं, न्यूक्लियर पोर से फ्रीली गुजर जाते हैं और न्यूक्लियर पोर इन्हें जाने भी देता है। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनका साइज थोड़ा लार्ज होता है, जैसे मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन में बताया था। तो उनको, जिनका साइज थोड़ा लार्ज होता है, तो वो फ्रीली मूव नहीं कर पाते, तो वो किसकी मदद से मूव करते हैं? वो स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जिनके जरिए क्या करते हैं? वो मूव करते हैं और उन प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन। मैंने आपको बताया ना कि न्यूक्लियर पोर के अंदर ऐसे प्रोटीन्स लगे हुए होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन। और न्यूक्लियोप्रोटीन पर इस तरह से कुछ सिग्नलिंग भी होती है। अब मिसाल के तौर पे किसी चीज को, हर चीज को कुछ सेल्स के अंदर ऐसा होता है कि फ्री मूवमेंट नहीं होने देता। न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में कुछ चीजें फ्री मूव नहीं करती। कुछ चीजें होती हैं, अब सिग्नल है, अब यहाँ पर ही लगे हुए होते हैं कुछ सिग्नलिंग प्रोटीन। अब ये कोई अगर इसको मैसेज देगा न्यूक्लियोप्रोटीन को, ये सिग्नल के इसको अंदर जाने दो तो न्यूक्लियोप्रोटीन जाने देंगे, और यहाँ से कोई मैसेज न्यूक्लियोप्रोटीन को मिलेगा इसको बाहर जाने दो तो बाहर जाने देंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरी बात क्या कही कि, तो देखो ये लार्ज जो मॉलिक्यूल्स होते हैं रिकॉग्नाइज्ड बाय स्पेसिफिक सिग्नल सीक्वेंस एंड देन बी डिफ्यूज विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन इनटू और आउट ऑफ न्यूक्लियस। जो स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल होते हैं वो तो आराम से न्यूक्लियर पोर से गुजर जाते हैं, लेकिन जो लार्ज साइज के मॉलिक्यूल होते हैं पहले उन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं कौन? सिग्नल सीक्वेंस, और फिर वो कहते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन को मैसेज देते हैं और फिर उसके बाद न्यूक्लियोप्रोटीन उनको अंदर क्या करवाता है? डिफ्यूज करवाता है। चलें हम दूसरी तरफ ये हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा और अब इसके बाद सेकंड पार्ट की तरफ आ जाते हैं। अभी जो हमने कवर किया वो न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में बात की। न्यूक्लियर एनवेलप मतलब न्यूक्लियस की आउटर कवरिंग। अब आ जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर ये जो प्रोटीन रिच सब्सटेंस जो न्यूक्लियस का ग्राउंड सब्सटेंस बनाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म इज बेसिकली ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। तो मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म जो है ये क्या है? इसका कोई कलर नहीं होता, ये बेसिकली कैसा है? ये है ट्रांसपेरेंट। न्यूक्लियर एनवेलप अगर है तो इसके अंदर जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म जो है ये क्या है? ट्रांसपेरेंट है। और ग्राउंड सब्सटेंस यानी इसका पूरा ग्राउंड, ये पूरा, इसको ग्राउंड अगर कह लेते हो, ये पूरा का पूरा इसका जो न्यूक्लियस का ग्राउंड है वो कौन बनाता है? वो न्यूक्लियोप्लाज्म।
अच्छा, फॉर्म ऑफ अ मिक्सचर। अब ये न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर कौन-कौन से केमिकल होते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या-क्या शामिल होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म हैज़ अ मिक्सचर ऑफ प्रोटीन, इसमें डिफरेंट टाइप के प्रोटीन होते हैं, एंजाइम्स होते हैं और फ्री न्यूक्लियोटाइड भी मौजूद होते हैं। मतलब आपको पता है कि डीएनए और आरएनए किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड के। और वो डीएनए और आरएनए बनाने के लिए जो न्यूक्लियोटाइड चाहिए होते हैं, वो फ्री न्यूक्लियोटाइड कहाँ मौजूद होते हैं? वो भी न्यूक्लियोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। इसमें कुछ आयन्स भी होते हैं, जैसे मैग्नीशियम हो गया, और ये मैग्नीशियम आयन किस चीज में काम करता है? फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए। ये किसकी सिंथेसिस में काम करता है? डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस में। क्योंकि डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम्स होते हैं, उनके एक्टिवेटर के तौर पे काम करता है कौन? मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम में जो प्रोटीन होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन के अलावा कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं। सॉरी, इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म में जो प्रोटीन है उसमें हिस्टोन प्रोटीन है, और इसके अलावा कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं। अगर हम न्यूक्लियोप्लाज्म की केमिकल कंपोजिशन देखें तो वो साइटोप्लाज्म से स्लाइटली क्या होती है? डिफरेंट होती है। न्यूक्लियोप्लाज्म के बाद हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ चल देते हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं? जिसको हम कह रहे हैं न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियस जो होता है, पहले हमने बात कर ली थी किसकी? इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद हमने बात कर ली किसकी? इस न्यूक्लियोप्लाज्म की। फिर कहते हैं कि न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड, यानी किसी मेम्ब्रेन से बंद नहीं होती, ऐसी एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होती है, और उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये देखिए, ये जो मैंने ड्रा किया है, ये क्या है? ये है न्यूक्लियोलस। ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रही है, तो न्यूक्लियोलस क्या है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड है। अब आपने याद रखनी है बात कि न्यूक्लियोलस जो है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, क्योंकि अक्सर बार दफा एमसीक्यूज में ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी चीज मेम्ब्रेन बाउंडेड है और कौन सी मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है। तो याद रखना है कि न्यूक्लियोलस जो है, न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियोलस। अक्सर बच्चे ये भी गलती करते हैं, वो सही तरह से पढ़ते नहीं है, और एमसीक्यूज को लिखा हुआ न्यूक्लियोलस होता है और उसको पढ़ के आ लेते हैं न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस नहीं है, ये न्यूक्लियोलस है। और न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, और ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। एक सेल के अंदर कितने न्यूक्लियोलस होते हैं? नंबर इसके कितने होते हैं? 1 भी हो सकते हैं और 1 से ज्यादा भी हो सकते हैं। एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो कहता है न्यूक्लियोलस अपीयर ड्यूरिंग इंटरफेस एंड डिसअपीयर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। देखो, जब एक सेल जो है वो किस फेस में होता है? जब एक सेल इंटरफेस में होता है। इंटरफेस का मतलब क्या है? कि जब एक सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता, अपने आप को डिवाइड करने के लिए तैयार कर रहा होता है। जब एक सेल की डिवीजन नहीं हो रही, वो अपने आप को डिवाइड करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, तो उस स्टेज को हम कहते हैं इंटरफेस। तो आपको न्यूक्लियस और जो न्यूक्लियोलस होते हैं, वो सेल में कौन सी स्टेज में नजर आएंगे? वो इंटरफेस की स्टेज में नजर आएंगे। मिसाल के तौर पे ये एक न्यूक्लियस है, और इसमें ये एक सेल है, और इसमें अगर ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये सेल की कौन सी स्टेज है? ये इंटरफेस की स्टेज है। अभी ये डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन वो अपने आप को डिवाइड होने के लिए तैयार कर रहा है। अब देखें, इसमें से अगर मैं न्यूक्लियोलस को बाहर निकाल लूं, तो अ न्यूक्लियोलस कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग रीजन। सबसे पहले तो जो इसका न्यूक्लियोलस का जो पेरिफेरल रीजन होता है, यानी किनारों वाला जो रीजन होता है, पेरिफेरल जो रीजन होता है, वो ग्रेनुलर एरिया होता है। यानी इसके थोड़ी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर नजर आती है। पेरिफेरी ना, किनारों की तरफ, किनारों पे आपको इसकी स्ट्रक्चर कैसी नजर आएगी? ऐसी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर नजर आएगी ये। और इसमें क्या मौजूद होते हैं? इसमें राइबोसोमल सब यूनिट्स मौजूद होते हैं, जो राइबोसोम बनाने का काम करते हैं ना, राइबोसोमल सब यूनिट। चले मैं इसको रेड कलर से शो कर देता हूँ। ये देखो, ये रेड कलर से शो करता हूँ, ये राइबोसोमल सब यूनिट है। ये कौन से एरिया में? पेरिफेरल, यानी ये पेरिफेरल ग्रेनुलर एरिया में। ये देखें, यहाँ इसको मैं कह देता हूँ, ये जो किनारों वाला एरिया है, इसको कह रहे हैं पेरिफेरल ग्रेनुलर एरिया। और जो सेंट्रल रीजन होता है, ये बीच वाला, ये फिब्रल होता है, फिब्रल एरिया। और इसमें क्या होते हैं? इसमें राइबोसोमल आरएनए होते हैं। यहाँ पर आपको राइबोसोमल आरएनए मिल जाएंगे। चलें, राइबोसोमल आरएनए को मैं ब्लू से शो कर रहा हूँ, ग्रीन से ये राइबोसोमल आरएनए को शो कर देता हूँ, और इससे ब्लू से शो कर देता हूँ राइबोसोमल डीएनए को। जाहिर सी बात है, वो डीएनए जो राइबोसोम में मौजूद है, उसको हम राइबोसोमल डीएनए कह रहे हैं, और आरएनए जो राइबोसोम में मौजूद है, इनको हम राइबोसोमल आरएनए कह रहे हैं। तो और राइबोसोमल जो सब यूनिट्स हैं, वो भी हैं। राइबोसोमल सब यूनिट कहाँ पर मौजूद हैं? इसके पेरिफेरल रीजन में मौजूद हैं, और राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल डीएनए इसके सेंट्रल रीजन में मौजूद हैं।
फंक्शन क्या है राइबोसोम न्यूक्लियोलस का? तो कंस्ट्रक्शन ऑफ राइबोसोम, ये राइबोसोम बनाने का काम करते हैं, सही ना। जैसे प्रोटीन की जो फैक्ट्री है वो क्या है? राइबोसोम है। और अगर हम कहें कि राइबोसोम की फैक्ट्री कौन है, तो आप किसी और किसी स्ट्रक्चर को कहोगे तो न्यूक्लियोलस जो है दीज आर द फैक्ट्रीज ऑफ राइबोसोम एंड राइबोसोम्स आर द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर हमने सबसे पहले क्या पढ़ लिया, वन बाय वन हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले न्यूक्लियर एनवेलप बता दिया, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, इसके अंदर न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, ये भी बता दिया। उसके बाद फिर आ गए अंदर इसका जो ग्राउंड सब्सटेंस है, इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कह रहे हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक डेंस स्ट्रक्चर है जिसको हमने न्यूक्लियोलस कहा, इसके बारे में भी पढ़ लिया। अब आ जाते हैं क्रोमेटिन या क्रोमोसोम्स। तो क्रोमेटिन क्या है? क्रोमेटिन इज अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्रोमेटिन क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, बारीक धागों का या बारीक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, बारीक धागों का एक ऐसे जाल मिलता है, ऐसे फैले हुए होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं क्रोमेटिन इज अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। ये क्रोमेटिन किसके बने हुए होते हैं? डीएनए और प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ऐसे बड़े ऐसे खुले हुए पड़े होते हैं ये ऐसे क्रोमेटिन ऐसे। और ये किसके बने हुए हैं? डीएनए और प्रोटीन के। लेकिन जब सेल डिवीजन आती है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन जब एक सेल डिवाइड होता है, क्रोमेटिन फाइबर बिकेम कंडेंस। ये देखो ऐसे खुले हुए पड़े हैं ना, जब सेल डिवीजन होती है तो ये ऐसे कंडेंस हो जाते हैं, कंडेंस हो गई है, ऐसे खुले हुए नहीं होते, ये आपस में ऐसे कंडेंस हो जाते हैं और कंडेंस होकर ऐसे क्वाइल हो जाते हैं। जब ये कंडेंस होकर ऐसे क्वाइल अप हो जाते हैं इनटू अ सेपरेट स्ट्रक्चर, पहले ये मिले हुए लगते हैं, ऐसे नेटवर्क बनाया हुआ होता है इन्होंने। लेकिन फिर क्या होता है, जब सेल डिवीजन का टाइम आता है, तो मैं इसको यहाँ पर बना देता हूँ, जब सेल डिवीजन का टाइम आता है तो ये आपको ऐसे खुले हुए पड़े नजर नहीं आएंगे, नेटवर्क की शक्ल में फिर नजर नहीं आते। जब सेल डिवीजन का टाइम आता है तो ये क्या हो जाते हैं? ये कंडेंस हो जाते हैं और क्वाइल हो जाते हैं। कंडेंस और क्वाइल होकर ये ऐसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं और इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड क्रोमोसोम। जिस वक्त ये बिल्कुल फाइन होते हैं, बारीक होते हैं, ऐसे फैले हुए होते हैं, इतना लाइट माइक्रोस्कोप से नजर नहीं आते। लेकिन जब ये क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं, थोड़े थिक हो जाते हैं, तो उसके बाद हम इसको क्या कर सकते हैं? विच आर इनफ टू बी सीन विद माइक्रोस्कोप। हम इनको किससे देख सकते हैं? फिर हम इनको माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं। किस वक्त? जब ये क्रोमेटिन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? क्रोमेटिन कन्वर्ट हो जाते हैं क्रोमोसोम्स में। तो वी कैन से दैट क्रोमेटिन आर नथिंग बट दे आर द कंडेंस, क्रोमोसोम्स आर नथिंग बट दे आर द कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। क्रोमेटिन जब कंडेंस होते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन, इट्स कॉल्ड क्रोमोसोम। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम क्रोमोसोम कहते हैं। चलें आ जाए हम अब स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, एक टिपिकल जो क्रोमोसोम होता है उसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ मैं ड्रा कर देता हूँ एक क्रोमोसोम। ये मैंने क्रोमोसोम यहाँ ड्रा कर दिया। तो देखिए, अब सबसे पहले तो कहता है टिपिकल क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रैंड कॉल्ड क्रोमेटिड। यानी एक जो क्रोमोसोम होता है जर्नली उसके दो स्ट्रैंड होते हैं, उसमें दो धागे होते हैं, बारीक होते हैं लेकिन मैंने थोड़े थिक करके बनाए। दो स्ट्रैंड होते हैं और उन टू स्ट्रैंड को हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं क्रोमेटिड। अब इन क्रोमेटिड को ऐसा करता हूँ, मैं ब्लू कलर दे देता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं किसको क्रोमेटिन कह रहा हूँ। मैं क्रोमेटिन को यहाँ पर जो है वो कौन सा कलर दे रहा हूँ? मैं यहाँ क्रोमेटिन को जो है वो ब्लू कलर दे रहा हूँ। ये देखिए, ये ब्लू कलर इतना बेहतर नहीं आ रहा है इसके ऊपर, मैं इसको थोड़ा सा डार्क ब्लू कलर देता हूँ। क्रोमेटिन को अगर मैं यहाँ ब्लू कलर दे दूँ, ठीक है, ये देखें ये क्रोमेटिन है और मैंने इसको यहाँ पर ब्लू कलर दे दिया। एक क्रोमेटिन ये हो गया जिसको मैं ब्लू कलर देता हुआ जा रहा हूँ कंप्लीटली, और दूसरा क्रोमेटिन जो है वो ये हो गया। तो इसका मतलब ये हमारा जो एक आम क्रोमोसोम है इसमें कितने क्रोमेटिड होते हैं? दो क्रोमेटिड होते हैं। इन दोनों को मैं
लेबल कर रहा हूँ। एक क्रोमेटिड ये हो गया और दूसरा क्रोमेटिड ये हो गया। ये दोनों क्या है, ये दो क्रोमेटिड है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक क्रोमेटिड, इधर देखें ये यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ तक एक क्रोमेटिड और यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूसरा क्रोमेटिड। क्रोमेटिड आर अटैच विद ईच अदर एट अ पॉइंट कॉल्ड सेंट्रोमेयर। ये जगह, इसको भी मैं कलर दे देता हूँ कोई दूसरा, वो जगह जहाँ से क्रोमेटिड एक दूसरे के साथ अटैच हैं, ये जगह जहाँ पर क्रोमेटिड एक दूसरे के साथ अटैच हैं, इस जगह को हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं सेंट्रोमेयर। ये सेंट्रोमेयर हो गया और ये दोनों जो हैं इनको हम कह रहे हैं क्रोमेटिड। The centromere lies within thinner segment of chromosome called primary constriction. This is constriction. देखो कहीं कहीं से क्रोमोसोम वो एक, अब सेंट्रोमेयर किस जगह पर मौजूद है, देखो सेंट्रोमेयर उस जगह पर मौजूद है जहां पर क्रोमोसोम के अंदर थोड़ी सी क्या आ गई है, थोड़ा सा क्रोमोसोम जो है वो श्रिंक हो गया है। देखो यहाँ से थोड़ा सा ये जगह, ये वाली जगह जो है, इसको मैं शो करता हूँ ऐसे, ये जगह देखो यहाँ से क्रोमोसोम थोड़ा ऐसे अंदर से श्रिंक हो गया है, इधर भी अंदर थोड़ा श्रिंक हो गया है, यहाँ कंस्ट्रिक्ट हो गया है थोड़ा सा। अब ये जगह जहाँ से क्रोमोसोम थोड़ा कंस्ट्रिक्ट हो गया ना, ये जगह, ये आपको समझ रहे होगे, यह जगह जहाँ से थोड़ा सा पिचक गया है, जिसको आप कहोगे ना यहाँ से, तो ये जो जगह है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। जहाँ से कंस्ट्रिक्ट हो गया ये इस जगह से, इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। तो सेंट्रोमेयर की जगह पर मौजूद है, सेंट्रोमेयर मौजूद है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के अंदर जो है ये सेंट्रोमेयर मौजूद है। तो इस रीजन को हम क्या कहेंगे, इसको हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहेंगे। सेंट्रोमेयर इज अ कंस्ट्रक्शन, मतलब चीज कंस्ट्रक्शन के अंदर जो सेंट्रोमेयर है फंक्शनली रिलेटेड विद द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। कहता है ये जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है उसमें जो सेंट्रोमेयर है और प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, इनका मेन जो काम है ये क्रोमोसोम्स की मूवमेंट में हेल्प करते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। कैसे मूवमेंट में हेल्प करते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन, इसको देखो। अब देखो क्या होता है जब एक सेल डिवाइड होता है, ये देखो ये क्रोमोसोम बना लेता हूँ मैं दोबारा, एक बार फिर क्रोमोसोम यहाँ पर ड्रा करता हूँ। ये एक क्रोमेटिड हो गया, सही, और इसी के साथ मैंने ये क्या बना दिया, एक दूसरा क्रोमेटिड बना दिया। अब ये क्रोमेटिड की जो अटैचमेंट पॉइंट है उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं सेंट्रोमेयर। इस अटैचमेंट पॉइंट को हम क्या कह रहे हैं, सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर के अपोजिट साइड पर डिस्क शेप के प्रोटीन होते हैं जिनको हम कहते हैं काइनेटोकोर। प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, काइनेटोकोर। जब सेल डिवीजन होती है तो न्यूक्लियस डिसअपेयर हो जाता है और न्यूक्लियस की जगह पर एक थ्रेड लाइक एक कॉनिकल स्ट्रक्चर बन जाती है और उस कॉनिकल स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्पिंडल। और स्पिंडल के अंदर होते हैं ये स्पिंडल फाइबर। सेल डिवीजन में डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी जर्नली सिर्फ बता रहा हूँ, ये स्पिंडल फाइबर है ऐसे। तो इन स्पिंडल फाइबर जो है वो इस सेंट्रोमेयर के जो काइनेटोकोर हैं इनके साथ ये स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं और फिर ये स्पिंडल फाइबर इन क्रोमोसोम्स को क्या करवाते हैं, मूव करवाते हैं। यानी बीच में से ये सेंट्रोमेयर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बीच में से ये सेंट्रोमेयर क्या हो जाएगा, ऐसे बीच में से डिवाइड हो जाएगा। बीच में से अगर माइटोसिस है तो ये सेंट्रोमेयर बीच में से ऐसे इस दो क्रोमेटिड को एक दूसरे से सेपरेट कर देगा। ये सेंट्रोमेयर ऐसे सेपरेट कर दिया। अब एक क्रोमोसोम जो है वो ऊपर चला जाएगा, एक क्रोमोसोम कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो इसमें क्रोमोसोम में जो मूवमेंट हो रही है, जो स्पिंडल फाइबर के साथ क्रोमोसोम अटैच हो रहा है वो काइनेटोकोर के जरिए हो रहा है। और काइनेटोकोर कहाँ पर मौजूद है, ये सेंट्रोमेयर वाले रीजन में मौजूद है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और सेंट्रोमेयर है ये बेसिकली जो है वो किस चीज में हेल्प करते हैं, ये बेसिकली सेल डिवीजन के अंदर जो है वो हेल्प करते हैं। अब एक और बात देख लो कि कभी कभी आपने देखा होगा कि आपको क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर इस तरह की मिलती है कि क्रोमोसोम जो है वो ऐसे बनाया हुआ दिखाते हैं कि वो दो क्रोमेटिड पर कंसिस्ट होता है, ऐसे ऐसे। और कभी कभी कुछ क्रोमोसोम ऐसे भी दिखाए जाते हैं जो सिर्फ एक ही क्रोमेटिड पर ऐसे कंसिस्ट होते हैं, ऐसी एक।
तो याद रखो जो सेल डिवीजन में जब मेटाफेज होती है तो ऐसे क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड पे कंसिस्ट होते हैं। लेकिन जब एनाफेज होती है जिसमें ये 2 क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं तो क्रोमोसोम एक सिंगल क्रोमेटिड पे कंसिस्ट होता है। और जब मेटाफेज होती है तो उसमें कितने क्रोमेटिड होते हैं? 2 क्रोमेटिड होते हैं। तो बात कर रहे थे यहाँ पर उसी पॉइंट्स को डिस्कस करें। ईच सेंट्रोमेयर हैज अ कॉम्प्लेक्स काइनेटोकोर प्रोटीन। इसमें क्या होता है? एक काइनेटोकोर प्रोटीन होता है सेंट्रोमेयर के अंदर एंड प्रेजेंट ऑन द अपोजिट साइड ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी कंस्ट्रक्शन इसकी जो है वो अपोजिट साइड पर मौजूद होते हैं। आप देख लें यहाँ पर ये अपोजिट साइड पर मौजूद है, एक इधर मौजूद है और दूसरा इधर, तो दोनों जो सेंट्रोमेयर एक दूसरे यहाँ पर अपोजिट साइड पर मौजूद हैं। इसके अलावा एक तो बात हो गई हमने प्राइमरी कंस्ट्रक्शन की बात की। मैंने आपको कहा कि ये जो क्रोमोसोम है, अभी सिंगल स्ट्रैंडेड क्रोमोसोम एक क्रोमेटिड बना रहा हूँ, डबल नहीं बना रहा हूँ। तो ये देखो, ये यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है इसको हम कहते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, जहाँ पर सेंट्रोमेयर भी होता है जब 2 क्रोमेटिड अटैच होते हैं, इसको हम क्या कह रहे हैं? प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। लेकिन कुछ क्रोमोसोम ऐसे भी होते हैं जिनमें ऊपर की तरफ यहाँ पर भी कहीं एक कंस्ट्रक्शन होती है इधर, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। ये तमाम क्रोमोसोम में नहीं होती, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन तो होती है तमाम क्रोमोसोम में, लेकिन कुछ क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जिनमें प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के साथ एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी मौजूद होती है। देखें ना, ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, ये सेकेंडरी है। तो वो जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होती है इसके पास होते हैं, या इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर। ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो है, यहाँ पर कुछ रीजन होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर। क्यों इसको हम न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर कह रहे हैं? इट गिव राइज टू न्यूक्लियोलाई ड्यूरिंग इंटरफेज, यानी जब सेल इंटरफेज की स्टेज में जाता है तो ये जो सेल में जो न्यूक्लियोलाई आते हैं, जो न्यूक्लियस होते हैं, ये किससे बनते हैं? ये इसी से बनते हैं। जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के पास ये न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन लगे हुए हैं ना, ये दो, यही क्या बनाते हैं? यही न्यूक्लियस बनाते हैं। तो न्यूक्लियस जो है वो कहाँ बनता है? वो बनता है बेसिकली सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन में। अब आप एक इसके एक सीक्वेंस बनाओ। न्यूक्लियस जो हैं उनकी फैक्ट्री क्या है? न्यूक्लियस की फैक्ट्री है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन या न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर। और जो राइबोसोम ऐसे चलो ऐसे बात करते हैं हम, ऐसे कर लो बात। प्रोटीन की जो फैक्ट्री है वो राइबोसोम है, राइबोसोम की जो फैक्ट्री है वो न्यूक्लियोलस है, और न्यूक्लियोलस की जो फैक्ट्री है वो क्या है? वो है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन या न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर। अब ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा जो आपकी फेडरल की नेशनल बुक फाउंडेशन है उसमें यहीं तक सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस किया गया है। आपके इसमें क्रोमोसोम्स की सेंट्रोमेयर की बेस पर कितनी टाइप्स होती हैं, और क्या कहते हैं कि क्रोमोसोम्स के नंबर कितने होते हैं, इसको हम फिर किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपकी बुक में तो इस चीज़ इन पॉइंट्स को डिस्कस नहीं किया गया है। सेकंड ईयर की जो बुक है उसमें जब हम क्रोमोसोम्स और डीएनए वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंदर फिर हम इन चीज़ों को जो है वो डिस्कस करेंगे।